अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोगों के सिलेबस में 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए हमने प्रोग्रामिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, तो जो सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जिसे हमने अपनी बुक की चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि आईडीई के बारे में। आईडीई कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर प्रोग्राम को राइट करने से लेके एग्जीक्यूट करने यानी कि लिखने से लेके चलाने तक के सारे स्टेप्स और सारी फैसिलिटीज मौजूद हों, उसे कहते हैं आईडीई सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास इस वक्त बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जो आईडीई सॉफ्टवेयर हैं, तो हम उनमें से वन बाय वन डिसाइड करेंगे किस पे काम करना है। लेकिन सबसे पहले जब हम इसका आगाज करेंगे तो हम टर्बो सी प्लस प्लस से करेंगे, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस सबसे फर्स्ट और बेसिक कंपाइलर था, सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर सी को लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को बनाया जाता था। तो आप लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर में गूगल क्रोम या आपका जो भी ब्राउजर है इंटरनेट ओपन कर लेना है, इसमें लिखना है डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस। ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने इसमें से फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके ये डाउनलोड के बटन से इसे आपने डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड का बटन है इसका। तो जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल पे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमने CXX ड्रॉइड के नाम से एपीके सॉफ्टवेयर जो था वो हमने डाउनलोड किया था। आप लोगों को क्लास में मैंने बताया था, तो आप लोगों ने वो डाउनलोड करना है। जिसके पास मोबाइल है वो ये काम उस पर भी कर सकता है। अच्छा, तो इसके बाद जब हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगा जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इसका आइकन जो है वो इस तरह का होगा। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये जब हमारे पास ओपन हो जाएगा तो ये इस तरह की इसकी शेप होगी हमारे पास, ये जो आपके सामने स्क्रीन है। तो आपके पास बहुत सारी विंडोज यहाँ पे खुली होंगी जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे। तो आपने जस्ट यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप इसमें प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका बेसिक कोड लिखते हैं जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और हैश इंक्लूड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच। और ये दोनों क्या होती हैं, ये हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि ये क्या होती हैं। इन्हें लाइब्रेरी फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वगैरह भी कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है वॉइड मेन। तो ये वॉइड मेन जो होता है वॉइड रिटर्न टाइप के लिए इस्तेमाल होती है। मेन हमारे फंक्शन का नाम है जो हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम की बॉडी का आगाज करते हैं। तो हम इसके अंदर वो सारा कोड लिखेंगे जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको भूल गया तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने यूजर से उसका नाम नाम का इनिशियल लेटर यानी उसके नाम का पहला लफ्ज, उसके बाद उसका जेंडर का फर्स्ट लेटर मेल फीमेल एम या एफ, उसके मैट्रिक के मार्क्स और उसके बाद उसकी हाइट। ये हमने उससे 4 चीजें पूछनी है। तो ये जो 4 चीजें हम इसमें पूछेंगे तो उसके लिए हमें डेफिनेटली 4 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो 4 वेरिएबल जो मुझे चाहिए उसमें 2 करैक्टर के होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ करैक्टर ए और बी। तो इसके बाद इंटीजर सी एंड डी। तो ये मेरे पास आ गए हैं 2 वेरिएबल्स। तो इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ, वैसे ये जरूरी नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। अब इसमें ना हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे एक एक स्टेप की। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा एक एक स्टेप का इसमें क्या फायदा होता है और किस स्टेप के इंक्लूड ना करने से कौन सा एरर आता है या हमें आउटपुट क्यों नहीं नजर आती। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इनको वैल्यूज दे देंगे। ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास जो कि करेक्टर डाटा टाइप का था, तो इसलिए मुझे ए को जो डाटा देना पड़ेगा वो हमारे पास सिंगल कोटेशन के अंदर होगा। लेट्स सपोज ए के अंदर हमने सेव करवाना है अपने जेंडर का फर्स्ट लेटर, तो मैं एम लिख देता हूँ। तो सिंगल कोटेशन से बंद कर, सेमीकोलन से बंद करते हैं इस लाइन को। बी के अंदर मैं लिख देता हूँ दूसरा हमने नेम का इनिशियल लेटर लेना था, तो मैं अपना एस लिख देता हूँ इसके अंदर। तो सेमीकोलन से दूसरी लाइन को क्लोज करेंगे। सी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का है यहाँ पे, तो सी के अंदर मुझे
सिंगल कोटेशन के अंदर डाटा नहीं देना पड़ेगा। लेट्स सपोज सी के अंदर मैंने अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखने हैं तो मैं लिख देता हूँ 671। इसके बाद डी, तो डी के अंदर हमने अपनी हाइट लिखनी है। तो सॉरी टू से इंटीजर के अंदर हम डाटा टाइप जो है वो बेहतर नहीं है अगर हम इंटीजर लें हाइट के लिए। हमें हाइट के लिए फ्लोट डाटा टाइप लेनी चाहिए, क्यों कि हाइट हमारी डेसिमल्स में यानी कि अशारिया में आ जाती है, तो इसलिए मैं डी को फ्लोट में ले लेता हूँ। अब डी जो है वो फ्लोट के अंदर है, तो फ्लोट को भी सिंगल कोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं हाइट लिख देता हूँ 5.8 और इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने सिर्फ इतना देखा था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वेरिएबल लेना और उसको डाटा देना। अब अगर हम इतना प्रोग्राम बना के कंपाइल करके रन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, वार्निंग्स उसने 4 दी हैं लेकिन एरर कोई नहीं है। तो वार्निंग्स क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या वार्निंग्स है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैं इसे रन करूंगा, तो जब रन करूंगा तो मुझे इसमें से कोई भी आउटपुट देखने में नज़र नहीं आई। उन ये वार्निंग्स वो ये दे रहा है कि आपने 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी तो इस्तेमाल किए हैं, उनको डाटा भी दिया है, वैल्यू भी असाइन किया है, जिससे हमने पढ़ा था इनिशियलाइज करना। ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वो हिस्सा है, और ये वो वाला हिस्सा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल का नाम रखना और उसको डाटा टाइप देना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है, और वेरिएबल को वैल्यू देना हमारे पास कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वो ये 4 वार्निंग्स दे रहा है कि आपने ये जो चारों चीजें इस्तेमाल की हैं, इनको डाटा भी दिया लेकिन आउटपुट में तो कोई चीज ली नहीं है, तो ये वार्निंग्स है। अब मैं इनको आउटपुट में भी लेता हूँ। तो प्रिंट एफ के अंदर जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, प्रिंट एफ एक आउटपुट का फंक्शन है जो हमें आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डबल कोटेशन के अंदर मैं इसमें लिख दूंगा, फर्स्ट मैंने अपना जेंडर लिखा था तो जेंडर कोलन, ये जो कोलन डबल कोटेशन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरी स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा, तो जेंडर के बाद कोलन का निशान लगाया, और कोलन के बाद अपना वेरिएबल जिसके अंदर मैंने अपने जेंडर का लेटर लिखा था वो इसके अंदर लिखूंगा। तो वो मैंने ए में लिखा था, तो वो ए मैंने यहाँ पे लिखा, तो वो मेरे पास वेरिएबल अपना इस्तेमाल हो गया। अब दूसरे नंबर पे भी मैं प्रिंट एफ करके अपना सेकेंड वेरिएबल जिसके अंदर मैंने सेकेंड वेरिएबल के अंदर मैंने क्या सेव करवाया था, अपने नाम का इनिशियल लेटर। तो मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा इनिशियल अल्फाबेट ऑफ माय नेम इज, और इसके बाद मैं लिखूंगा दूसरे वेरिएबल का नाम जो है बी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ अभी हमारी और भी मिस है, तो वो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, वरना मैं चाहता था कि आउटपुट के बाद बताऊँ लेकिन वो हमारे पास आउटपुट आएगी नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ वो हमारी चीज़ मिस है, इसके डाटा टाइप को उसकी जो है वो करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफाइड देना, या आप इस गेप सीक्वेंस से कह लें। आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमारे पास ये टॉपिक भी आएगा। तो ये जो जेंडर है हमारा, जो हमने ए वेरिएबल के अंदर सेव करवाया था, ये एक करेक्टर डाटा टाइप है। तो जब हमने आउटपुट में करेक्टर डाटा टाइप लेनी है तो उसके लिए मुझे प्रिंट एफ के डबल कोटेशंस के अंदर उस करेक्टर डाटा टाइप के लिए %C लिखना पड़ेगा। अब सिंगल डबल कोटेशंस के अंदर %C, D, N और \N, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आउटपुट में नज़र नहीं आती। इसके अलावा जो अभी हम चीज़ें लिखते हैं तो वो हमें एक ही जो एज इट इज स्क्रीन पे नज़र आ जाती हैं। इसी तरह बी भी हमारे पास एक करेक्टर डाटा टाइप का था, तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे %C लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रिंट एफ। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है अपने मार्क्स। तो मैट्रिक मार्क्स इन मैट्रिक, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कोलन, और उसके बाद मैं परसेंटेज के साथ लगाऊंगा डी, क्योंकि इंटीजर के लिए आई और डी इस्तेमाल होता है और हम अपने कोर्स में डी ही इस्तेमाल करेंगे। और डी के बाद मेरा तीसरा जो डाटा टाइप था जिसके अंदर मैंने वेरिएबल जिसके अंदर मैंने मैट्रिक के मार्क्स सेव करवाए थे वो सी था। और इस तरह चौथा जो है मेरे पास वो है हाइट। तो मैं अपनी हाइट के बारे में मैसेज देता हूँ, माय हाइट इज, ये भी चूंकि हमारे पास फ्लोट का है तो इसके लिए %F इस्तेमाल होगा, और एंड पे हम वेरिएबल के नाम के साथ लिखेंगे, जो हमारा वेरिएबल है वो नाम था डी। अब लेट्स सपोज ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। मैं इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है टर्बो C++ में, ये हमें वैसे ही बगैर सेव किए ही
आउटपुट कंपाइल और रन कर देता है। तो मैं इसे कंपाइल करूंगा तो अब मेरे पास 0 वार्निंग है, क्योंकि उन चारों वेरिएबल्स को जो मैंने ऊपर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया था उन चारों को मैंने इस्तेमाल भी कर लिया आउटपुट के लिए। अब एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास कंपाइल हो गया। अब इसे मैं रन करता हूं तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट आके स्क्रीन ब्लिंक करके फौरन बंद हो गई है। तो लेकिन मुझे रिजल्ट नजर नहीं आया, इतनी जल्दी स्क्रीन ब्लिंक करके ऑफ हो गई है। तो उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमने गेट करैक्टर इको की कमांड इस्तेमाल नहीं की। तो अब आप लोगों को ये याद रखने में आसानी होगी कि जब हम गेट करैक्टर इको को इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती। अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ। अच्छा, समटाइम्स ना हमारा ये जो टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर ये स्टक हो जाता है, ये कीज के साथ ऊपर नीचे तो जाता है कर्सर हमारा, लेकिन ये जो ऊपर कंपाइल है रन है इस पे क्लिक करने से कोई बटन काम नहीं करता। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपने क्या करना है, आल्ट और स्पेस का बटन जो कि दोनों साथ साथ है इसे प्रेस करना है और 4 कीज अप डाउन लेफ्ट राइट की मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर नीचे नहीं जाना। रीपेंट डेस्कटॉप पे ही एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ये करेंगे तो अब हमारा जो है ये क्लिकेबल हो गए। तो मैं कंपाइल करूंगा दोबारा, 0 वार्निंग 0 एरर। अब इसे रन करूंगा तो अब ये देखिए मेरे पास ये आउटपुट तो नजर आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट कुछ हमें बेहतर नजर नहीं आ रही और उसकी वजह कुछ यूं है कि ये हमें डबल आउटपुट नजर आ रही है। मैंने 4 चीजें लिखी थी, जेंडर के बाद इनिशियल लेटर ऑफ नेम, मार्क्स और हाइट, वहां पे मुझे 8 चीजें नजर आ रही थी। उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल नहीं था। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये 12 बार नजर आएंगी। तो मैं रन करता हूँ तो ये रीपेंट डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी दोबारा, ये फिर स्टक हो गया। अच्छा, रन के लिए शॉर्ट कमांड है कंट्रोल F9। नेक्स्ट टाइम के लिए हम कंट्रोल F9 को ही प्रेस किया करेंगे। तो ये हमें कह रहा है कंपाइलिंग एडिटर प्रेस यानी कि पहले कह रहे कंपाइल सक्सेसफुल। अब रन के लिए हम क्लिक करते हैं तो ये देखें अब मुझे ये काफी ज्यादा बार चीजें नजर आ रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के बाद इनिशियलाइज करवाने से पहले हमें क्लियर स्क्रीन की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसका सिंटैक्स ये है आपके सामने लिखा हुआ। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा, ये अगेन स्टक हो गया। तो अब मैं इसे जब कंपाइल करूंगा तो कंपाइल करने के बाद मुझे जब इसे रन करूंगा तो पुराने जो आउटपुट्स हैं वो नजर नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार नजर आ रहा है। और इसके बाद हम अगली जो चीज करेंगे वो सारा एक ही लाइन पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ अलग-अलग लाइन पे नजर आए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये /n। तो ये /n क्या करेगा, हमारी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। n स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट। तो ये हमें तीनों जगह पे इस्तेमाल करूंगा, चौथी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने उसके बाद आगे अगली लाइन कोई प्रिंट नहीं करवानी। मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ, ये अगेन स्टक हो गया। तो इसके बाद मैं इसे यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसे जब रन करूंगा तो अब मुझे हर एक आउटपुट अलग-अलग लाइन पे नजर आएगी। ये देखिए मैंने जेंडर के बाद कॉलन लगाया था तो एज इट इज मुझे कॉलन नजर आ रहा है, और जेंडर के अंदर हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू m सेव करवाई थी कैपिटल में, तो वो मुझे कैपिटल में m नजर आ रहा है। इसमें एक चीज जो देखने वाली वो ये है कि हाइट जो मैंने 5.8 लिखी थी उसने 5.8 के साथ 5 0 और लगा दिया। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था। अगर आप लोगों को याद है या नहीं याद तो आप लोग याद करके मुझे बताएं कि इसने ऐसा क्यों किया है कि 8 के साथ 5 0 क्यों लगाए हैं। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे इसका जवाब भी देना है, और उसके बाद आप लोगों ने अगर कंप्यूटर में से डाउनलोड कर लिया हुआ है तो आपने प्रोग्राम बना के उसकी आउटपुट भी मुझे दिखानी है। और जब ये स्क्रीन हमारे पास आ गई तो हम अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी आज का प्रोग्राम, जिसे मैं अब क्लोज करने लगा हूँ। क्लोज करने के बाद आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में या कल क्लास में। जज़ाकल्लाह।